ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जो देशभक्ति का फीलिंग है वो भारतीयों के अंदर आया कैसे। साथ ही और भी कई सारी चीज़ें जो हमें एक और अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगा, एक अच्छा सिटीजन बनने में मदद करेगा। तो चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और एकदम अच्छे से समझते हैं, जिससे सिर्फ बोर्ड्स नहीं और भी सारी चीज़ क्लियर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति की भावना किसी इंसान के अंदर। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछले चैप्टर पढ़ लेना। वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो नेशनलिज्म है ना वो यूरोप में पहले फैला था। तो जो नेशनलिज्म की भावना यूरोप में फैला था वो बहुत सारे नेशन स्टेट्स में फैल गया, मतलब वो आइडियाज ना पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। इट ऑल्सो मेड अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग हु दे वर। एक सेकेंड, मतलब इस मूवमेंट की वजह से ना बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग चेंज हुआ कि वो है कौन और व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और उनका वो उनका आइडेंटिटी क्या है, साथ ही उनका जो बिलोंगिंग है ना एक दूसरे से कि क्या चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं वो बढ़ा। नए सिम्बल्स, नए आइकन्स, नए सॉन्ग्स बनने लगे, नए आइडियाज इमर्ज होने लगे। और जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज थे ना वो अलग हुए, मॉडिफाई हुए। जैसे कि मेरा और आपका एक नया दोस्त आना बन गया कि हम इंडियन हैं, है ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ऐसे बिलोंगिंग बनने लगे। इन सब की शुरुआत उस मूवमेंट की वजह से हुआ था। कौन सा मूवमेंट? नेशनलिज्म इन यूरोप। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस। तो ज़्यादातर कंट्रीज में ना ये जो नया नेशनल आइडेंटिटी है वो बनने का प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग था। हाउ दिस कॉन्शियस इमर्ज इन इंडिया, और आखिर ये जो देशभक्ति का फीलिंग है वो इंडिया में कैसे आया। तो चलो यही हम देखने वाले हैं। In India, as in many other countries, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज में क्या हुआ था पता है? वो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो भावना है वो कैसे आया था? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पे। क्यों? देखो उस समय ना ब्रिटिश था, वो बहुत बड़ा कॉलोनी बनाया था, बहुत जगह हर जगह राज किया था। मतलब दूसरे देश में जाता वहाँ पे कब्जा कर लेता था। सेम हमारे यहाँ भी हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने ना हम लोग के यहाँ राज किया था बहुत सालों से। तो लोगों के अंदर अंदर सा एक सप्रेशन का फीलिंग था, आज़ाद होना है पूरे देशवासियों के अंदर। तो वहाँ से एक देशभक्ति का भावना आया था कि ये हमारा कंट्री है और हम इसे आज़ाद करेंगे। People began discovering their unity in process of their struggle with colonialism. तो पीपल ने ना एक आइडेंटिटी डिस्कवर किया सबके अंदर कि हमें इस ब्रिटिश से हमें अपने आप को आज़ाद होना है। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. तो जो सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेशन है ना, दबाव का फीलिंग बहुत से लोगों में था, जिससे ना लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए और एक यूनिटी बन गया। बट ईच क्लास ग्रुप फेल्ट इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर एक क्लास का जो मतलब जैसे कि हर एक क्लास है ना, अमीर गरीब, कोई साहूकार है, कोई बिजनेसमैन है, हर एक क्लास का जो इफेक्ट है ना कॉलोनिज्म का, मतलब दबाव का, जो ब्रिटिश लोग राज किए थे, कॉलोनिज्म उसी को बोलते हैं कॉलोनिज्म, वो उनका इफेक्ट डिफरेंट था, ऑब्वियसली होगा। देयर इज एक्सपीरियंस वॉज वैरिड, उनका जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी वैरिड था। साथ ही उनकी जो धारणा नोशन थे, मतलब उनका थिंकिंग था फ्रीडम के लिए, वो हमेशा सेम नहीं था। कई लोग के लिए फ्रीडम का मतलब होगा कि उनका जो टैक्स है वो फ्री हो जाए। हाँ, मतलब सबके लिए अलग अलग था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दिस ग्रुप्स टुगेदर विथ वन मूवमेंट। तो हमारी जो कांग्रेस है वो जो महात्मा गांधी के अंडर काम कर रहा था, उन्होंने क्या किया, जितने भी ग्रुप्स थे सारे ग्रुप्स को एक मूवमेंट के लिए, मतलब सबको एक करना चाहा एक मूवमेंट की मदद से। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जो यूनिटी था वो उभरा नहीं बिना किसी झगड़े के। महात्मा गांधी क्या कर चाहते थे कि वो झगड़ा ना हो। In an earlier textbook, you have you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. तो आपने पुराने टेक्स्ट बुक में देखा था कि जो रियल ग्रोथ था नेशनलिज्म का वो फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी पे हुआ था, मतलब 1900 टू 2000, 1901 से लेके 2000 तक, यही हमारा 20th सेंचुरी। तो इसी 20th सेंचुरी में रियल ग्रोथ हुआ था नेशनलिज्म का।
तो इस चैप्टर पे हम स्टोरीज जो 1920s के हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबिडिएशन मूवमेंट है, और साथ ही जो कांग्रेस के मूवमेंट्स थे वो सब देखने वाले हैं, और कैसे सोशल डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेट किए इस मूवमेंट पे, और कैसे लोगों का इमेजिनेशन था नेशनलिज्म के ऊपर, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। एक फिगर है देख लो, मास प्रिसिजन ऑन द स्ट्रीट बिकम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जब नेशनल मूवमेंट्स हुए तो जो लोगों का साथ में निकलना था, ये सारी चीज हुआ था। चलो अब हम देखते हैं क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये हमारे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। देखते हैं इन द ईयर्स आफ्टर 1919। तो हमारा जो ईयर्स था 1919 के बाद, 1919 के बाद, वी सी द नेशनल मूवमेंट से स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज। तो हमने देखा कि उस समय जो नेशनल मूवमेंट है ना, वो सब जगह नए नए एरियाज में बढ़ रहा है, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो नए नए सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं, नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, नए स्ट्रगल डेवलप हो रहे हैं। और हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, और आखिर हम इसे समझ कैसे सकते थे, वॉट एप्लीकेशन डिड दे हैव, और उसका क्या प्रभाव हुए हमारे देश में। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो वॉर था ना, वर्ल्ड वॉर, उसने एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। इट लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। जो वॉर वॉर था ना, इकोनॉमिक मतलब पैसों की तंगी, और पॉलिटिकल मारपीट वाला सिचुएशन हो गया था। और इससे इस वजह से ना क्या हुआ था, जो हमारे इंडिया का डिफेंस का पर जो पैसा था वो डबल ट्रिबल हो गया था। और ये जो डिफेंस का लड़ाई का खर्चा था वो किससे लोगों से लूटा जाता था। वो टैक्स, उन पे टैक्स लगा लगा के, कस्टम ड्यूटीज बना के, इनकम टैक्स, नए नए इनकम टैक्स, मतलब लोगों से पैसा वसूलते थे टैक्स बढ़ा बढ़ा के। अभी भी ऐसे ही होता है, लेकिन उतना, अभी भी उतना मिनिमम होता है ताकि टैक्स लेते हैं ताकि कोई गवर्नमेंट रन कर सके। लेकिन उस समय वॉर के लिए टैक्स ले रहे थे। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस, थ्रू द वॉर, जो वॉर है ना कई साल तक चला, जिससे कई सारी चीज़ का प्राइस डबल हो गया था खाने पीने का। 1913 और 1918 के बीच, और इसी के बीच हमारा वर्ल्ड वॉर चला था, जिससे ना बहुत बहुत ज़्यादा तंगी हो गया था। एक आम लोगों के लिए जीना हराम हो गया था, मुश्किल हो गया था। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। तो विलेजर्स है ना, उनको बोल देता था, आओ सोल्जर बन जाओ, आर्मी में जुड़ो। जबरदस्ती रिक्रूटमेंट हुआ। जबरदस्ती ना, वो जो ब्रिटिश लोग हैं ना, वो लोगों को आर्मी में भरना स्टार्ट कर दिए थे कई सारे एरियाज पे। और इससे ना लोगों के अंदर एक गुस्सा गुस्सा भर गया था। और देन 1918 और 1920 के बीच में, साथ ही 1920 और 21 के बीच में, क्रॉप फेल इन मैनी पार्ट्स। जो क्रॉप थे ना वो फेल हो गया बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के, मतलब बीमारी आ गया होगा, जिससे ना फूड का कमी हो गया। दिस वॉज अकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो गया था, बीमारी भी आ गया था इंसानों में और फसलों में भी, जिससे जो 1921 में ना, एक डेटा के हिसाब से 12 से 13 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग इसके चपेट पे आए थे, इस एपिडेमिक के चपेट पे आए थे। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉस ओवर बट डिड नॉट हैपेंड। लोगों ने सोचा था जैसे वॉर खत्म होगा, उनका जो ये तंगी वगैरह है सब खत्म हो जाएगा। एट द न्यू स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तो इस स्टेज पे एक नए लीडर आए, इस स्टेज पे एक नए लीडर आए जिनका नाम था महात्मा गांधी। उन्होंने ये नए मोड ऑफ स्ट्रगल लाए। तो पहला था, कौन सा था आइडिया, नया मोड ऑफ स्ट्रगल कौन सा था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी, लेजेंड, वो आए कहाँ पे, कब आए, महात्मा गांधी आए इंडिया, वो भी 19 जनवरी 1915। याद रखना डेट इंपॉर्टेंट है। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेर ही हैड सक्सेसफुली फाउट। तो आज जैसे कि आपको पता है, आपको पता नहीं, वो तो बता दो, वो साउथ अफ्रीका में थे, वहीं से उनको उन्होंने पढ़ाई किया था। वहाँ ने एक सक्सेसफुल लड़ाई जीता था, मतलब रेसिज्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था, वो सक्सेसफुली जीत भी गए थे। वो भी एक नए मेथड से, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे।
विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, उसे हम करते हैं, उसका नाम दिया गया था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो जो आइडिया था सत्याग्रह का वो ट्रूथ के बेस पे था, और क्या बोलते हैं, ट्रूथ को खोजने के बेस पे था। इट सजेस्टेड दैट, अगर उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई कॉज ट्रू ट्रू है, उनका मानना, उनका सजेशन ये था कि अगर कोई लोग सच सच के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो जो स्ट्रगल है इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, तो कोई फिजिकल फोर्स उसे गिरा नहीं सकता, और ना ही हमें फिजिकल फाइट लेकर लड़ने की ज़रूरत है। वो क्या करते थे, एक चुपचाप हट करते थे, चुपचाप खाना पीना सत्याग्रह करते थे, आवाज़ उठाते थे, विदाउट सीकिंग वेकेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना किसी गुस्सा वगैरह के वो लड़ते थे। मतलब चुपचाप शांत रहो, भूख हड़ताल करो और जीत जाओगे, ऐसा। A satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the consequence of the oppressor. और उनका मानना था कि एक सत्याग्रही बिना किसी नॉन वायलेंस के भी जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ। उनका मानना क्या था कि पीपल, लोग, चाहे ऑपरेसर हो, मतलब जो लोगों को दबाव डाल रहा है, और या फिर जो दबाव ले झेल रहे हैं, उन दोनों को मतलब सच का देखना चाहिए, वो भी बिना किसी फोर्स के। एक्सेप्ट द ट्रूथ, कि सच है क्या, वो भी बिना किसी वायलेंस को देखना चाहिए। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू बी अल्टीमेटली ट्रम्प। और इस स्ट्रगल से उनको मानना था कि जो जीत है वो पक्का ही है, और ऐसा कई बार हुआ भी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और उनका मानना था कि ये जो धर्म था नॉन वायलेंस का, ये पूरे भारत को एक साथ जोड़ देगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने कई सारे सत्याग्रही मूवमेंट लॉन्च किए बहुत सारे प्लेसेस पे। 1917 पे ही ट्रैवल टू चंपारण बिहार। 1917 पे उन्होंने चंपारण ट्रैवल किया, बिहार बिहार का, और उन्होंने पेशेंट्स का मदद किया ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। हाँ, और दूसरे उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1917 पे उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराया, एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के किसानों को सपोर्ट करने के लिए, जो क्रॉप फेलियर और प्लेग से अफेक्ट हुए थे। वो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जो मालिक थे उन लोग ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे थे। उनका मानना था कि वो टैक्स ना दे, उनका इस साल का मुआवजा फ्री हो जाए, और उन्होंने जीता भी। फिर उन्होंने 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए एक सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए। वो भी किसके खिलाफ, वो किसके खिलाफ यार, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की। इनका मानना क्या था, हाँ, ये रोलेट एक्ट है क्या। Emboldened with this success, गांधी जी ने 1919 decided to launch a national wide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act। तो इस सक्सेस के बाद गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि एक नेशनल वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का, जो कि रोलेट एक्ट के खिलाफ था। दिस रोलेट एक्ट क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इट गिव द गवर्नमेंट, तो ये जो लॉ था ना, रोलेट एक्ट, वो अचानक से पास कर दिया गया था वो उस समय के गवर्नमेंट के, मतलब इंपरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। और इसका ये ना एक गवर्नमेंट को अंधाधुंध पावर दे दिया था, वो किसी को भी जेल के अंदर डाल सकता है, वो भी बिना किसी ट्रायल के, वो भी 2 साल के लिए। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, एक लॉन्च करने वाले थे सत्याग्रह। महात्मा गांधी wanted non-violent civilian disobedience against such unjust laws which could start on हड़ताल on 6 अप्रैल। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि इनके खिलाफ एक नॉन वायलेंट, मतलब बिना किसी झगड़ा के सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे हड़ताल 6 अप्रैल को।
तो हुआ क्या 6 अप्रैल को, रैलीज ऑर्गेनाइज हुए बहुत सारे सिटीज पे, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे बंद था, शॉप्स पूरा डाउन था, और सब जगह अलार्म हुआ था, scared that lines of communication such as the railways and telegraphs would be disrupted। और बहुत से लोग, मतलब गवर्नमेंट डर भी गया था कि जो लाइन्स है टेलीग्राफ, मतलब उस समय का जो फोन था, क्या बोलते हैं यार, टेलीग्राफ, आपने वैसे कई सारे मूवीज में देखा होगा, वो लोग टाइप करके मैसेज भेजते थे, वो सारे लाइन काट दिया जाएगा, कट भी गया था आई थिंक सो। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लेम डाउन ऑन नेशनलिस्ट। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो ना नेशनलिस्ट को, देशभक्त को दबाना चाहते थे। तो जो लोकल लीडर्स है ना, उनको पिक करना स्टार्ट कर दिया गया था अमृतसर से, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया था। फिर 10 अप्रैल को जो फिर क्या हुआ, 10 अप्रैल को जो पुलिस है ना अमृतसर का, वो एक पीसफुल, शांति से लोग अ, बैठे थे शायद, बैठे थे, उन पे हमला कर दिया था। और बहुत सारे बहुत सारी जगह अटैक हुआ, बैंक्स पे हुआ था, पोस्ट ऑफिस पे हुआ था, रेलवेज पे हुआ था। उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, मतलब मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया था। जनरल डायल टुक कमांड। जो जनरल डायल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, कमीना था। सॉरी, मैं इंडियन हूँ, इसको गाली तो दे सकता हूँ, काफ़ी कमीना था ये बंदा। जनरल डायल ने कमांड लिया, और 13 अप्रैल जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हो गया। मतलब इस पे ना बेकसूर लोगों को मार दिया था। इस दिन लार्ज क्राउड गैदर हुआ था जलियांवाला बाग पे। सम कुछ कुछ प्रोटेस्ट के लिए आए थे, और कुछ, हाँ, कुछ ऐसे ही अटेंड करने आए थे, बैसाखी फेयर, हाँ, बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मेनी विजिटर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। तो कई लोग इस जगह से बाहर थे, तो उन लोगों को पता भी नहीं था मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो डायर इस एरिया पे एंट्री मारे, और एग्जिट गेट बंद कर दिया। उसके बाद ओपन फायर कर दिया था क्राउड पे, जिससे हद 100 हंड्रेड्स पे लोग मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट ऐसे क्लियर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। उनका मोटिव ये सिंपल था, एक मोरल इफेक्ट पैदा हो लोगों के बीच में, जिससे लोग उनसे डरे, और लोगों को डराना चाहते थे। लेकिन हुआ जस्ट अपोजिट। जैसे ही न्यूज़ फैला जलियांवाला बाग का, बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट होने लगे, नॉर्थ इंडियन के टाउन्स पे स्ट्राइक्स हो गए, क्लासेस हो गए पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक हुआ। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रेप्रेशन, और गवर्नमेंट भी एकदम वो हो गए यार, मतलब सख्त हो गए। वो लोगों को मारना पे स्टार्ट कर दिए, उनको, हाँ, मारना भी स्टार्ट कर दिए थे। जो सत्याग्रही थे उनको जमीन पे नाक रगड़वा के माफी मंगवा रहे थे, उनको क्रॉल करवा रहे थे। देखो ये वाला जनरल डायर्स क्रॉइंग ऑर्डर बीइंग, जमीन पे घिसटवा रहे थे, देखो। लोगों को जबरदस्ती सलाम करवा रहे थे। जितने भी जो पीपल थे ना, सर्वर थे उस समय के, उनको सलाम करवा रहे थे जबरदस्ती। विलेजर्स, चूंकि विलेजर्स जैसे कि गुरुंधवा गुरुंधावा गुजरानवाला पंजाब में, जो पाकिस्तान में है, वहाँ बॉम्बिंग भी किया गया। ये सर वायलेंस देख के महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। Well, the Rolex Satyagraha had been a widespread movement, and it was still limited mostly to cities and towns. देखो ये रोलेट टैक्स सत्याग्रह था ना, वो पूरे टाउन्स एंड सिटीज में पूरा फैला था, लेकिन गांव तक कभी टच नहीं हुआ था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी को लगा कि अब इससे और बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे पूरा देश कनेक्ट हो। बट he was certain that no such movement could be organized without bringing Hindus and Muslim क्लोज टुगेदर। तो उनको पता चल गया था, जब तक हिंदू मुस्लिम को साथ में नहीं लाऊंगा तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला। तो एक अपॉर्चुनिटी आया, एक खिलाफत इशू का। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वो उसमें जो ओटोमन टर्की था, जो कि आई थिंक मुस्लिमों का देश था,
वहाँ पे वो लोग हार गए थे और वो एक अफ़वाह फैला कि जो एक हार्स ट्रीटी लागू होने वाला है जिससे जो ओटोमन एम्पायर है, जो कहते हैं मुस्लिमों के वो ग्रो हैं, आई डोंट नो, हाँ, स्पिरिचुअल लीडर लीडर है, उनको आई थिंक मारने वाले थे। स्पिरिचुअल हेड इस्लामिक वर्ल्ड जो खलीफा है, उनको कुछ नुकसान करने वाले हैं। इससे ना जो कम्युनिटी थी, खिलाफत कमेटी बॉम्बे में 1919 में, वो ब्रिटिशर के खिलाफ होने लगी, मतलब हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो उस समय के जो यंगेस्ट जनरेशन के लीडर्स थे, जैसे कि ब्रदर मोहम्मद अली, भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किए और एक यूनाइटेड मास एक्शन के बारे में बात की। मतलब हिंदू मुस्लिम साथ में ब्रिटिश के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम और ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने लग गए साथ में। मतलब रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल मूवमेंट बना दिया गया। गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मुस्लिम को एक ही छतरी के नीचे लाया और एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट किया। तो कलकत्ता सेशन कांग्रेस पे हुआ था सितंबर 1920 पे। उस उन्होंने उस दिन बहुत सारे लीडर्स को कन्विंस किया एक नेशनल मूवमेंट की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और साथ ही खिलाफत खिलाफत मूवमेंट को भी इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया गया ताकि हिंदू मुस्लिम साथ में रहें, मतलब आइडिया दिया। उसके बाद वाई नॉन, अब हम बात करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन क्यों। तो उनके बुक एक हिंद स्वराज जो कि 1909 में रिलीज किया गया होगा, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया से स्टैब्लिश है विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। वो इंडिया पे स्टैब्लिश है क्यों? क्योंकि इंडियंस की वजह से ही स्टैब्लिश है। इंडियन लोगों ने उसको उनको परमिशन दिया ताकि तब जाके वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, और इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर इंडियंस ने उनके साथ कॉपरेट करना मना कर देगा तो ब्रिटिश रूल है ना, वो इजिली क्लाप्स हो जाएगा इंडिया में, वो भी एक ही साल में। और जो स्वराज है, खुद का राज, वो अपने आप आ जाएगा। ये आइडिया काफ़ी तगड़ा था। हाउ वुड नॉन कॉर्पोरेशन बिकम अ मूवमेंट, एंड नॉन कॉर्पोरेशन एक मूवमेंट कैसे बनेगा? तो गांधी जी ने प्रपोज किया था कि वो ये जो मूवमेंट है वो स्टेजेस में होगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। पहला पहला चीज, जो गवर्नमेंट ने जो भी टाइटल दिया था लोगों को, उनको वो टाइटल छोड़ना पड़ेगा। मान लो आप आईएएस हैं तो उस पद को छोड़ दो, और या फिर कुछ आपको मेडल मिला है उसको छोड़ दो। ऐसा स्टार्ट हुआ था। बॉयकॉट हुआ था सिविल सर्विसेज का। बॉयकॉट मतलब एक रिफ्यूजर होता है गवर्नमेंट को, किसी भी चीज़ को बॉयकॉट, मतलब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाद सिविल आर्मी में लोग थे, पुलिस में लोग थे, कोर्ट्स में लोग थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग थे, स्कूल में लोग थे, सब जगह लोगों ने जाना बंद कर दिया। और देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च होगा बोल रहे थे। थ्रू द समर, गर्मियों में 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली मतलब घूमा, सब जगह घूमा और पॉपुलर सपोर्ट मांगा पूरे देश से। मैनी विद इन कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स, लेकिन कांग्रेस के अंदर कई लोग इस प्रपोजल के खिलाफ थे, मतलब सोच विचार में थे। दे वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 20 एंड दे फियर्ड दैट मूवमेंट माइट लीड टू द पॉपुलर वायलेंस। मतलब यार, उस समय कांग्रेस के कई लोग डर में थे कि जो 1920 में इलेक्शन होने वाला है, आई थिंक काउंसिल इलेक्शन, वो भी बॉयकॉट कर हो जाएगा और उससे बहुत सारा वायलेंस हो सकता है। उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक एक इंटेंस टसल चला कांग्रेस के बीच में। फॉर फॉर विल देर विल बी सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स। और उस समय आई थिंक कोई मीटिंग नहीं हुआ था उनके बीच और जो ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, हाँ, सपोर्टर्स और जो ओपोनेंट्स थे इस मूवमेंट के, उनके बीच में कोई मीटिंग नहीं हुआ था। उसके बाद फाइनली जो कल कांग्रेस ना, नागपुर, इंपॉर्टेंट डेट है याद रखना, नागपुर जो कि सेशन हुआ था दिसंबर में, वहां पे वहां पे ये फैसला हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने का। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, आखिर ये मूवमेंट कैसे होगा और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए थे और कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स
नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट से आइडिया एक्सेप्ट किए थे। ये सब हम अगले टॉपिक पे देखने वाले हैं, तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के बारे में बताना कैसा था और मैं क्या क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ भाइयों। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, ये देखो, लोग फॉरेन क्लॉथ को मिटा रहे थे, जला रहे थे, सब चीज़ छोड़ दिए थे। और कुछ इमेजेस हैं, उसको हम अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं, तब तक सी यू।